प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। छंद की श्रृंखला में आज हम 8 वर्णों से अधिक के छंदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने छंद की प्रस्तावना के रूप में उसकी परिभाषा और उसके भेद, गण विचार और लघु गुरु विचार तथा एक छंद भी पढ़ा था हमने अनुष्टुप। और अनुष्टुप छंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि 8 वर्ण हमको एक चरण में गिनने हैं। इस तरीके से पूरे श्लोक में 32 वर्ण होते हैं, एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। और उसमें भी अगर कहीं चारों ही ऑप्शन में 8 वर्ण हो और तब चयन करना हो, तब हमको 5वें और छठे वर्ण पर उस पर चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। 5वां वर्ण लघु होता है और छठा वर्ण हमेशा गुरु होता है। इस रूप में हमको अनुष्टुप छंद की पहचान करनी है। अगर अनुष्टुप छंद के किसी चरण के बारे में पहचान करनी हो कि अनुष्टुप छंद का प्रथम चरण कौन सा है, तब उसमें जो नियम हमने पढ़ा था कि सप्तमम दीर्घम अन्ययो, यानी दीर्घ होता है। अन्ययो का मतलब है प्रथम और तृतीय वर्ण में 7वां वर्ण दीर्घ होता है। इसके रूप में हम अनुष्टुप छंद के चरणों की भी पहचान कर सकते हैं कि अमुक लाइन अनुष्टुप छंद का प्रथम चरण है या द्वितीय चरण है अथवा तृतीय अथवा चतुर्थ चरण है। आज हम उससे आगे 11 वर्णों के छंद को पढ़ रहे हैं। रीट में सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले 8 वर्ण का छंद अनुष्टुप सिलेबस में है। उसके बाद 11 वर्ण के 3 छंद हमारे सिलेबस में हैं, जिसका कोई भी श्लोक पूछा जा सकता है और उसमें हम इन छंदों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम आज 11 वर्ण के छंदों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखें, प्रश्न आपका माध्यम संस्कृत में होगा, इसलिए वहाँ ऑप्शन भी संस्कृत में ही आपको तय करना है। तो उसमें पूछा जाएगा इंद्रवज्रा छंदसि कति वर्णा भवन्ति। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आपको उत्तर भरना है एकादश। 11 वर्णों के छंद में देखिए ध्यान से, 11 वर्णों के 3 छंद महत्वपूर्ण हैं जो हमारे सिलेबस में है प्राय। पहला इंद्रवज्रा, दूसरा उपेंद्र वज्रा और तीसरा है उपजाति। देखिए, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति 11 वर्ण के जो छंद हैं जिसको एकादश के रूप में आपको उत्तर भरना है, उनमें हम किस तरीके से पढ़ें। यद्यपि आपके एक लाइन आएगी और उस लाइन में आपको बताना है कौन सा छंद है। वो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी हम कुछ लक्षण के आधार पर पढ़ें इसको, ताकि लक्षण के रूप में भी अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो हम ये चैलेंज नहीं करेंगे कि लक्षण का प्रश्न क्यों पूछा गया, इसलिए वहाँ उसको हमको हल करना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से तैयार रहें, छंद के जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसको हम राइट कर सकें। तो उसके लिए देखो, इसमें छंदों के लक्षण भी जरूरी है। लक्षण की अगर पूरी लाइन भी हमको याद नहीं हो तो कम से कम उसके गण के बारे में हमको याद रहना चाहिए, अथवा उसका यति नियम हमको याद रहना चाहिए। तो जैसे इंद्रवज्रा छंद है, देखिए यहाँ इसका ये लक्षण है, स्यादिंद्र वज्राय यदि तव जगऊ गए। देखिए, स्यादिंद्र वज्राय दितौ जगऊ गए। देखो ध्यान से, ये इसका लक्षण है। देखिए, लक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसके जो गण होते हैं, उन गणों को समझने का एक तरीका है। कई बार हम उनको दूसरे रूप में अर्थ कर लेते हैं और उससे सही उत्तर नहीं बैठता है। जैसे इस लक्षण को देख रहे हैं हम, तो यहां देखिए, पहले क्रिया है स्यात्, उसके बाद छंद का नाम है इंद्रवज्रा, उसके बाद लिखा है यदि, फिर लिखा है तौ, और फिर लिखा है जगऊ, और फिर लिखा है गए।
देखिए ध्यान से, ये छंद का नाम है, ये क्रिया है। इंद्रवज्रा छंद हो, यदि ऐसा है तो इंद्रवज्रा छंद हो। तो अब क्या होना चाहिए? यदि, अब देखो इसको पढ़ने का, गणों को पढ़ने का तरीका है, यदि एक ही वर्ण को द्विवचन के रूप में लिखा है, औ के रूप में लिखा है, तब ये समझ जाओ कि वहां वही गण दो बार आएगा। और जहां दो वर्ण लिखे हुए हैं और दो वर्णों के पश्चात दोनों को जोड़ करके ऐसा लिखा है, तब समझ जाओ कि वहां एक जगण और एक गुरु है। और जहां एक वचन का प्रयोग हो रहा है, तब समझ जाओ एक गुरु है। ये इस तरीके से छंदों के जितने भी हम लक्षण पढ़ेंगे, सब में आपको इस नियम का पालन करना है। अगर ऐसा समझ जाएंगे तो आप उन गण का जो चिन्ह विशेष है या गणों के बारे में जो जानकारी है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो अब यहां समझ रहे होंगे आप, तऊ एक ही वर्ण पर औ की मात्रा है, यदि तो एक शब्द है अलग से, तो ये तऊ लिखा है, इसका मतलब यहां इस छंद में दो तगण होंगे स्टार्ट में। और फिर लिखा है जगऊ, जगऊ से तात्पर्य है कि एक जगण होगा और एक गुरु होगा। और फिर गै और लिखा है, उसका मतलब भी एक गुरु, अर्थात दो गुरु। लेकिन पढ़ने का, समझने का तरीका यह है कि जहां पर जगऊ गै लिखा है, अगर इस गऊ का अर्थ ही दो गुरु होता तो फिर इस दूसरे गै की कोई आवश्यकता नहीं थी। और तब हम ऐसा करते, तब ये जो जय था, अगर इसको द्विवचन करना था और जय के साथ एक वचन करना था, तो जय के पश्चात विसर्ग का प्रयोग होता या संधि के नियम से ओ होता, तब वो एक जगण माना जाता और फिर गुरु दो माना जाता। लेकिन अब यहाँ जगऊ में समास हो रहा है, वहाँ कोई पद नहीं है, जय स्वतंत्र पद नहीं है। अगर स्वतंत्र पद है तो उसके साथ सुवादी विभक्ति होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं है, ये समास कर रखा है, इसलिए ये दोनों एक साथ हैं और फिर ये एक वचन है, इस तरीके से। तो इंद्रवज्रा छंद का लक्षण क्या हुआ? अब आपको चाहे ये स्यादिंद्र वज्रा यदि ऐसा याद नहीं हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा तऊ जगऊ गए, ये जरूरी है। उसमें पूछा जाएगा कि इंद्रवज्रा भवती, अब उसमें लिख देगा तऊ जगऊ गए, एक में लिख देगा जतास ततऊ गए, एक में लिखेगा चतुर्भीर यकारई, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो हमको अगर छंद की लक्षण की पूरी लाइन याद नहीं हो तो कम से कम हम जो गण वाला जो पोर्शन है उसको याद रखें। इतना तो याद रखें कि तऊ जगऊ गए इंद्रवज्रा छंद होता है, अर्थात जिसमें दो तगण होते हैं, एक जगण होता है और एक गुरु होता है, उसके बाद फिर एक गुरु होता है, यानी दो गुरु होते हैं। तो इस तरीके से 11 वर्ण भी हो जाएंगे, दो तगण के 6 वर्ण और एक जगण के 9 वर्ण, और ये दो 11 वर्ण हो जाएंगे। अब जैसे ही आप छंद का लक्षण लिखते हैं तो छंद का लक्षण पूर्ण रूप से आपने जो उसके लक्षण में जो गण पढ़े हैं उस आधार पर सही सही होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने उसको लिखने में कोई गलती की है, इसलिए आप उस पर चिन्ह लगा करके देख लें। तो देखो, सबसे पहले दो तगण होने चाहिए। अब आप चिन्ह लगाएं, इस पर चिन्ह लगा करके देखें कि दो तगण है या नहीं है। तो देखिए यहाँ ये आ है, गुरु लगेगा, ये ई है लेकिन आगे संयुक्त अक्षर है तो ये भी गुरु होगा। ये संयुक्त अक्षर का प्रभाव इस पर पड़ गया। अब इसके लास्ट में मात्रा देखते हैं तो इसमें ए है तो ये लघु हो गया। इसके बाद व के पश्चात फिर संयुक्त अक्षर है तो ये गुरु हो गया। इसके बाद आ की मात्रा है तो ये गुरु हो गया। इस ये में ए है, आगे संयुक्त अक्षर नहीं है इसलिए लघु हो गया। इसका मतलब ये भी तगण और ये भी तगण, तो दो तगण हो गए, ता रा जय, ता रा जय, इस तरीके से। तो दो तगण, उसके बाद आगे चिन्ह लगाएंगे तो दी में ई रस्व है, लघु लगेगा, ये औ है, गुरु लगेगा, ये जय में रस्व है, ये लघु लगेगा। तो ये हो गया जभान अर्थात जगण, और अंत में दो गुरु हो गए, विसर्ग के साथ गुरु गए, तो ये अंत में दो गुरु। इस तरीके से इंद्रवज्रा छंद क्या है? इंद्रवज्रा छंद तऊ जगऊ गै में बने हुई एक रचना है जिसमें दो तगण होते हैं, एक जगण और दो गुरु होते हैं। इस तरीके से हम लक्षण के रूप में याद रखें, क्योंकि लक्षण का ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो वहाँ
तऊ जगऊ। अब दूसरा प्रश्न, इंद्र वज्रा छंद का कोई उदाहरण। संभावना तो इसकी 99% के उदाहरण आएगा और उसमें आपको छंद बताना है। तो वहां भी आपको इसी तरह चिन्ह लगा करके और इंद्र वज्रा छंद की पहचान करनी है। जैसे कहीं भी कोई एक लाइन दे दी, जैसे ये लिखा एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम। देखिए ये कहा गया कि इस लाइन में कौन सा छंद है। अब अगर ये याद रखो कि अगर एक ही चरण पूछ रहा है तो एक ही चरण में 11 अक्षर पाए जाने पर या तो इंद्र वज्रा भरें या उपेंद्र वज्रा भरें। एक चरण में उपजाति नहीं भर सकते, क्योंकि उपजाति एक मिश्रण होता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र। जब इसके साथ दूसरी लाइन आएगी और उसमें अलग अलग मिलेगा, तब वो उपजाति छंद आपको भरना है। तो जैसे ये एक ही लाइन आई तो अब इसमें आपने चिन्ह लगाया। देखिए ए दीर्घ होगा, का में भी दीर्घ होगा, तय में रस्व होगा, पै के पश्चात संयुक्त वर्ण है तो गुरु होगा, पत्रम में भी अनुस्वार है तो गुरु होगा, जगत में जय में रस्व है तो ये तगण हुआ, ये भी तगण हुआ। इसके बाद ये गैर रस्व है, ये विसर्ग है और ये संयुक्त अक्षर भी है, इसका प्रभाव इस पे पड़ा। फिर ये ए है तो ये आपका जगण हो गया। और ये भू के आगे आधा अक्षर यानी संयुक्त अक्षर है तो ये भी गुरु, और इसके पश्चात भी तो ये से। तो इस प्रकार से ये इंद्र वज्र छंद का पूरा लक्षण इस पर दिखाई दे रहा है। तगण भी है, 2 तगण है, 1 जगण है, 2 गुरु है। तो इस तरीके से अगर एक लाइन पूछी जाए तो यहां हमको इंद्र वज्रा छंद बताना है। हालांकि ये श्लोक, पूरा श्लोक उपजाति छंद का उदाहरण है। इसके नीचे की जो लाइन लिखेंगे, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वये कांत मिदम वपुश्च। अब देखिए यही पता चल जाएगा आपको कि नए रस्व है, इसका मतलब ये इंद्र वज्रा छंद नहीं है। 11 अक्षर तो है लेकिन इंद्र वज्रा यहां नहीं रहा। तो अब जब एक इंद्र वज्रा है, एक इंद्र वज्रा नहीं है, दूसरा उपेंद्र वज्रा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वहां आपको अब उपजाति भरना है। 11 वर्ण की एक ही चरण दिया जाए तब हम इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा भरेंगे, लेकिन कम से कम 2 चरण दिए जाएं और दोनों का प्रथम वर्ण अलग अलग हो, एक दीर्घ हो और एक लघु हो, तब आपको 11 वर्ण गिन करके तब आपको उपजाति छंद उसमें उत्तर भरना है। उपजाति के लिए एक चरण की आवश्यकता नहीं, उपजाति के लिए कम से कम 2 चरण पूछा जाएगा। तो जैसे पूरा श्लोक दे रखा है तो पूरे श्लोक में आप याद करें कि पूरे श्लोक में अगर आपको पहला अक्षर एक में दीर्घ और एक में लघु मिल गया पहली 2 चरणों में, तब समझ जाइए वो उपजाति है। पहले में भी गुरु है, दूसरे में भी गुरु है, तो फिर तीसरे में भी लगाइए चिन्ह। अगर तीसरे में लघु आ गया तो भी वो उपजाति है। इसलिए वहाँ सभी 4 चरणों का पहला वर्ण देख लें, उस पहले वर्ण से ही आपको पता लगेगा कि इंद्र वज्रा है अथवा उपेंद्र वज्रा है। देखिए इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा उपजाति के जो 11 वर्ण के छंद पढ़ रहे हैं, इनमें पहले वर्ण से ही हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर आपने 11 वर्ण गिने उसमें पहला अक्षर गुरु आ रहा है तो आप वहाँ इंद्र वज्रा भरेंगे, और पहला अगर लघु आ रहा है तो वहाँ आप उपेंद्र वज्रा भरेंगे। कम से कम 2 चरण दिए हुए हैं, दोनों में अलग अलग है, तब आप उपजाति। इसलिए आपको और जगह चिन्ह लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जगह तब चिन्ह लगाना है जब वो यह कहे कि निम्नलिखित में से इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण कौन सा है। तब हो सकता है आगे कुछ गलती कर रखी हो, आगे आपके तगण नहीं मिल रहे हो, जगण नहीं मिल रहे हो, तब आपको पूरे 11 पर ही चिन्ह लगाना है और वहाँ 2 तगण और 1 जगण और 1 गुरु गुरु के रूप में याद रखना। लेकिन अधिकांश ऐसे भी विद्यार्थी जिन्होंने केवल छंद को केवल रीट के उस प्रश्न के आधार पर तैयार कर रहे हैं, जो केवल ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें छंद कौन सा है और उनको जैसे श्योर है कि भाई इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तब वो केवल इस प्रक्रिया से भी अपना उत्तर ला सकते हैं। वैसे पूरा पढ़ना चाहिए, पूरे के रूप में हमको समझना चाहिए कितने गण हैं। आराम से सहज तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 छंद आप डेली के पढ़ेंगे तो अवश्य ये याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या हो सकता है। तो इंद्र वज्रा का लक्षण समझ में आया आपके। स्यात् इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गए, तऊ जगऊ गए इसका
लक्षण है। इसके बाद देखिए उपेंद्र वज्रा का जो आपका लक्षण है, ये पहले छंद का लक्षण इंद्र वज्रा का, दूसरे का है उपेंद्र वज्राज तजास ततो गौ। देखिए ध्यान से, उपेंद्र वज्राज तजास ततो गौ। देखिए लक्षण के जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहला लक्षण, वहां अब आप इन दो लक्षणों से पूरे जितने भी छंदों के लक्षण पढ़ेंगे और वहां गण को आपको पहचानना सरल हो जाएगा। उपेंद्र वज्रा एक छंद का नाम है, यहां आपका छंद समाप्त हो गया नाम। इसके बाद यहां से आपके गण चले। अब गण के रूप में देखो अच्छी तरह से, जैसे जगण का नाम आता है तैसे तगण का नाम आता है, जैसे जगण का नाम आता है। अब यहाँ एक ये समझना होगा आपको कि कैसे समझें कि कौन सा गण का सूचक है, कौन गण का सूचक नहीं है। तो देखो ध्यान से, जय तय और ये जा लिखा है, तीन गण एक साथ मिलेंगे, जगण तगण और जगण। तो ये तीन मिलने पर कौन सा वचन होता है? बहुवचन होता है। दो मिलने पर कौन सा होता है? द्विवचन। और तीन वर्ण मिलने पर कौन सा होता है? बहुवचन। एक वर्ण के साथ विसर्ग आएगा तो वो एक वचन, और एक वर्ण को ही आपने औ किया तो वहां वो एक से द्वंद्व समास के आधार पर द्विवचन होगा, यानी उसी का दो होगा। वहां तक उसमें बहुवचन का जो प्रक्रिया थी वो नहीं समझी थी। बहुवचन की प्रक्रिया क्या है? जिसमें दो से अधिक गण मिल करके बहुवचन बनते हैं। तो वहां बहुवचन में क्या होता है? राम है, रामऊ, रामा। तो ये जत जा आ हो गया रामा की तरह। इसका मतलब ये समझ जाओ कि यहां समास हुआ और ये तीन गण हुए। पहला हुआ, पहला जगण, इसके बाद दूसरा तगण, इसके बाद फिर जगण। तो ये यहां तीनों हो गए। अब इसके बाद कैसे समझें? तो ये आ के पश्चात बहुवचन विसर्ग होता है, राम है, रामऊ, रामा, और उसके पश्चात विसर्ग है। संधि आप पढ़ चुके हैं, संधि का नियम देखिए। अगर विसर्ग के बाद तैथ है, चैथ है, टैठ आता है तो नित्य स होता है विसर्ग को, इसलिए विसर्ग की जगह स हो गया। और उसके बाद लिखा ततो। अब यहां हमारे सामने प्रश्न है, क्या ततो एक गण है? तो अब ये गण नहीं माना जाएगा। कारण, क्योंकि अगर ये गण होता तो ये दोनों जुड़कर के द्विवचन का प्रयोग होता इसकी तरह, इसलिए ये गण नहीं है, ये एक शब्द विशेष है। ततः यानी इसके पश्चात, ततः का अर्थ है इसके पश्चात। अब ये छंद की भाषा है, ये गौ का मतलब दो गुरु। अब यहाँ इसका मतलब दो गुरु है इसका मतलब एक गुरु था, एक जगण और एक गुरु, लेकिन यहाँ एक ही वर्ण को द्विवचन में लिखा, इसका मतलब दो गुरु है। एक ही वर्ण के पश्चात विसर्ग है तब एक गुरु है। तो गै, गौ, गा, इस तरीके से रूप चलेंगे। राम है, रामऊ, रामा। तो अब समझ गए आप, जगण तगण जगण और इसके पश्चात दो गुरु, उसके बाद क्या है? दो गुरु है गौ के रूप में। ये इसका उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। वहां है तऊ जगऊ गए, यहाँ है जतजास ततो गौ। जतजा विशेष है इसमें, जतजा का मतलब तीनों गण आ गए, और उसके बाद दो वर्ण है जो गुरु के रूप में होंगे। अब ये लक्षण इस पर आधारित होना चाहिए, तो ये राइट लिखा हुआ है। कहीं इसमें कोई हमने किंचित भी गलती कर दी, कहीं रस्सु की मात्रा की जगह दीर्घ लगा दिया, दीर्घ की जगह रस्सु लगा दिया, कहीं विसर्ग नहीं लगाया, तो फिर मात्रा सही नहीं लगेगी और तब हमारा जो लक्षण है वो प्रभावित सा होने लगेगा। तो अब देखो, अब हमको चिन्ह लगाने हैं। तो उपेंद्र में देखिए ऊ रस्व है, ये ए है और संयुक्त अक्षर भी है। ए के पश्चात ए है, इसके बाद फिर व के पश्चात संयुक्त अक्षर है, और उसके बाद आ है, फिर जय रस्व है, इसके बाद तय रस्व है, जा दीर्घ है और संयुक्त अक्षर भी है, तय रस्व है, फिर ये गुरु है और ये भी गुरु है। अब देखिए इस तरीके से है या नहीं। तो ये कौन सा गण है? जय भान है, जगण हो गया। इसके बाद ये ताराज तगण हो गया, और उसके बाद जय भान है, जगण हो गया, और अंत में दो गुरु। इसका मतलब जो आपने ये लक्षण लिखा है ये राइट है, और इसी तरीके से इसका प्रयोग करना है, इस तरीके से इस पर चिन्ह लगाना है। अब कहीं भी लक्षण का क्वेश्चन आता है तो जतदास ततो गौ याद रखें,
कि जैसे पूछ लिया जाए 11 वर्ण का वह कौन सा छंद है जिसमें पहला जगण होता है, तो उपेंद्र वज्रा हो गया। वहाँ पहले क्या आता है, तगण। अब इसी रूप में लक्षण ही मात्र याद रखना है। उदाहरण कोई सी भी लाइनें आ सकती है, आपको ऐसे चिन्ह लगाना है और फिर अगर इस तरीके से चिन्ह पाए जाते हैं तो वहाँ आपको उपेंद्र वज्रा भरना है। वैसे तो सामान्य तरीका यही है, जहाँ अगर यही पूछा जाए कि एक लाइन दे दी जाए और पूछा जाए कौन सा छंद है, तब वो क्वेश्चन ज़्यादा सरल होता है। उसमें हमको वर्ण ही गिनने, उसमें यह निश्चित हो गया कि इसमें छंद है कोई ना कोई निश्चित, और वहाँ एक वर्ण गिनने के पश्चात जैसे 11 वर्ण आए, अब जैसे ही 11 वर्ण आए एक ही लाइन है, तब आपको केवल पहले अक्षर पे ही चिन्ह लगाना है। पहला अगर गुरु पाया जाता है तो इंद्र वज्रा भर दें, पहला लघु आता है तो उपेंद्र वज्रा भर दें, क्योंकि इन्हीं छंदों का आपके कोई श्लोक आ सकता है। इसके बाद अब देखिए इसका कोई एक उदाहरण, जैसे मान लो ये लिखा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देखिए इसमें भी 11 वर्ण है, और 11 वर्ण के रूप में देखिए अब पहला अक्षर ह्रस्व है, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर का प्रभाव इधर पड़ेगा, यहाँ कोई वर्ण नहीं है। इसके बाद ये गुरु और ये लघु, यानी पहले जगण हो गया। तो 11 अक्षर गिनने के बाद जब हमको पहला अक्षर लघु मिल रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ वहाँ उपेंद्र वज्रा छंद है, और पहला अक्षर अगर गुरु मिल रहा है तब समझ जाए वहाँ इंद्र वज्रा छंद है। तो त्वमेव, इसके बाद देखो माता च, ये तगण, और पिता त्वमेव, ये जगण, और ये गुरु। अब ये लघु है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अंतिम जो वर्ण होता है किसी भी छंद का, वो अंतिम वर्ण उस छंद पर डिपेंड करता है कि उस छंद को कौन से वर्ण की आवश्यकता है। अगर उसको गुरु की आवश्यकता है तो उसको गुरु माना जाएगा, इसलिए अंतिम विकल्प होता है। तो विकल्प के रूप में हमें छूट है कि हम उसको ह्रस्व भी मान सकते हैं और उसको गुरु भी मान सकते हैं, इसलिए यहाँ ह्रस्व होते हुए भी इसको क्या मानना होगा, अंत में 2 गुरु के रूप में उसको गुरु मानना होगा। और ये छंद कौन सा कहलाएगा, उपेंद्र वज्रा। इस तरीके से कोई भी लाइन दे दी जाए किसी भी छंद की, तब वहाँ 11 वर्ण गिन करके आपको इस तरीके से उत्तर भरना है। अब रही बात उपजाति की, उपजाति का लक्षण भी याद करने की जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रण होता है। इसके लक्षण के रूप में सिर्फ ये पूछ सकता है, उसमें अनंत रोदरी तलक्षण भाजव ऐसा याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्षण का तात्पर्य है, लक्षण से तात्पर्य है गण क्या क्या होते हैं या उस छंद की विशेष बात क्या है। तो उपजाति में तो गण की कोई बात भी नहीं है, वहाँ तो मिश्रण चाहिए। और किसका मिश्रण चाहिए, इंद्र वज्रा। और प्रश्न आता है उपजाति छंद किन किन छंदों का मिश्रण होता है, तो वहाँ आपको उत्तर भरना है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों का मिश्रण उपजाति छंद होता है। और उपजाति में कम से कम 2 चरण आवश्यक है। अगर दोनों चरणों का पहला वर्ण, 11 वर्णों के 2 चरण और उनका पहला वर्ण अलग अलग पाया जाता है, एक में गुरु और एक में लघु पाया जाता है, तब आपको वहाँ इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा भरने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको उसमें क्या भरना है, उपजाति। यह है 11 वर्ण के छंदों को पहचानने का तरीका, जिसमें सिर्फ पहले वर्ण से ही आप अपना 11 वर्ण के छंद का निर्णय कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा छंद माना जाएगा। क्या याद रखना है, 11 वर्ण के छंदों के लिए जब प्रश्न आए इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति में कितने वर्ण होते हैं, तब आपको ये उत्तर भरना है। एकादश में भी पीछे विसर्ग नहीं होता है, उसका अर्थ है 11। अगर एकादश के पीछे विसर्ग आ जाता है तब उसका अर्थ 11 नहीं होता है, तब उसका अर्थ एक पर्टिकुलर एक संख्या होती है 11वां, एक ही संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए वहाँ उत्तर हमको इस तरह का ही भरना है, एकादश बिना विसर्ग के रूप में। एकादश वर्ण तीनों के लिए उत्तर भरेंगे, इसके लिए ये गण उत्तर भरेंगे। उपेंद्र वज्रा के लिए जतजास ततो गौ भरेंगे। पहले वर्ण से हम सभी छंदों का पता लगाएंगे कि यहाँ इंद्र वज्रा है अथवा उपेंद्र। एक ही लाइन में छंद पूछा जाए तब आपको इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा भरना है। कम से कम 2 चरण हो और दोनों का प्रथम वर्ण अलग अलग हो, तब आपको उपजाति भरना है। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण छंद के रूप में आपको उपजाति उत्तर भरना है।
प्रश्न आना है कोई लाइन दे करके, तो उसमें आपको इस तरह से पहले अक्षर पर चिन्ह लगाना है। चिन्ह लगाना आप जानते हैं, उसी आधार पर आपको ये इस क्वेश्चन का उत्तर राइट करेंगे आप। अब देखिए इसके बाद हम द्वादश वर्णों के छंद पढ़ रहे हैं। अब देखिए द्वादश वर्ण 12 वर्णों के छंद पढ़ रहे हैं हम। 11 वर्णों के छंद के पश्चात 12 वर्ण के भी 3 छंद हमारे सिलेबस में हैं, जो सामान्य रूप से 12th तक का जो जनरल का जो सिलेबस है 11th और 12th का, उसमें जो छंद प्रष्टव्य है वो रीट के एग्जाम में प्रष्टव्य होते हैं। तो वहाँ यही छंद दिए गए हैं। 11 वर्ण के रूप में इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति दिया हुआ है। उसके बाद 12 वर्ण के छंद के रूप में ये 3 दिए गए हैं। पहला दिया गया है द्रुत विलंबित, ये पहला 12 वर्ण का छंद है। दूसरा है वंशस्थ, वंशस्थ वृत्तम, और तीसरा है भुजंग प्रियतम। ये 3 छंद 12 वर्णों के छंद हैं। इसमें देखिए 12 वर्णों के तीनों छंदों में सबसे पहला छंद का लक्षण पढ़ रहे हैं हम। द्रुत विलंबित छंद है और इसका लक्षण है द्रुत विलंबितम आ है नभौ भरौ, ये इसका लक्षण है और इसमें इसको महत्वपूर्ण याद रखना है। द्रुत विलंबितम आ है नभौ भरौ। अब ये तो केवल परिभाषा के रूप में नाम है, मुख्य बात द्रुत विलंबित में ये याद रखना है। नभौ भरौ को द्रुत विलंबित कहते हैं, ऐसा भी याद कर सकते हैं। उसके आधार पर हमको ये 4 गण होंगे और 4 गण के 3 वर्णों के अनुसार इसमें 12 वर्ण पाए जाएंगे। तो देखिए द्रुत विलंबितम छंद का नाम है, आ है एक क्रिया, आ है यानी कहा गया, कहते हैं। और नभौ भरौ, नभौ भरौ से युक्त जो छंद है उसका नाम द्रुत विलंबित है। यानी अब देखिए उसी तरह से जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, नभौ लिखा है, इसका मतलब एक नगण और एक भगण, एक नगण और एक भगण, ये नभौ का उत्तर है। फिर भरौ आ रहा है, फिर एक भगण, और फिर रौ आ रहा है एक रगण, क्योंकि 2-2 वर्ण जुड़कर के द्विवचन हो रहा है, इसका मतलब दोनों एक एक है। यहाँ द्वंद्व समास जो मैंने पढ़ाया था आपको किस तरह का, इतरेतर द्वंद्व, जिसमें 2 वर्ण जुड़ करके या 2 पद जुड़ करके द्विवचन का प्रयोग होते हैं। तो एक नगण है, बीच में 2 भगण है और एक रगण है। अब 2 भगण के रूप में बहुत से 2 भगण माने तो फिर इस भय की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इसका मतलब एक नगण एक भगण, इसका मतलब एक भगण और एक रगण है। अब यहाँ इसको बहुवचन भी लिखा जा सकता था, लेकिन छंद के अनुसार वर्ण भी पूरे होने चाहिए और उस तरीके से हमको उनको सही तरीके से एडजस्ट करना होता है लक्षणकार को, कि कहाँ किस को लिखना है। तो अब देखिए, अब इस पर चिन्ह लगा करके देखें क्या ये राइट है। तो यहाँ देखो, द्रुत में कौन सी मात्रा लगेगी, द्रुत में उ ह्रस्व है, संयुक्त वर्ण का प्रभाव इधर पड़ेगा तो ये केवल इस मात्रा से चलेगा, तो यहाँ लघु आएगा। इसके बाद तय पर भी लघु आएगा, ए है इसमें, और वी पर भी लघु आएगा, और ऐसा गण नगण कहलाता है जिसमें सर्व लघु होते हैं। इसके बाद फिर भगण के रूप में, अब भगण में लिखा होता है भानस, तो ये भा नस होना चाहिए, तो राइट है। लय पर दीर्घ लगेगा, आगे संयुक्त है। बी में ई की मात्रा है, लघु लगेगा, तय में ए है इसलिए लघु लगेगा, तो ये भगण राइट है। फिर वापस भगण होना चाहिए भा नस, तो ये भी राइट है। ये आ है इसलिए दीर्घ होगा, ये लघु है, ये भी लघु है। और उसके बाद रगण राजभा, रा जय भा, ये रगण, तो राइट है। लक्षण बिल्कुल सही है, इसमें इसी तरह की मात्राएं लगी हुई है, नगण भगण भगण और रगण के रूप में। कोई सी भी लाइन आए उसमें हमको
ये याद रखना है। अब 12 वर्ण भी बिल्कुल सरल है। 12 वर्ण के छंद में अगर कोई आपको लाइन दे करके पूछता है कि इसमें कौन सा छंद है, तब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल हो जाएगा। जैसे 11 वर्ण में सिर्फ आपको ये याद रखना था कि पहले अक्षर पे चिन्ह लगाएं, पहला गुरु आ जाए तो इंद्र वज्रा भर दें, पहला लघु आ जाए तो उपेंद्र वज्रा भर दें, 2 लाइनें आ जाए दोनों में अलग अलग हो तब उपजाति भर दें। ऐसा कैसा इन 12 वर्ण के छंदों में भी याद रखें आप। इनमें हमको ये करना है कि पहले 3 वर्णों पे चिन्ह लगाने हैं, यानी एक गण फर्स्ट 3 पर आपको चिन्ह लगाने हैं और तब आप 12 वर्ण के छंद का भी राइट उत्तर भर देंगे। अगर 12 वर्ण के छंदों के पहले 3 अक्षर इस तरह के पाए जाते हैं तो वहां द्रुत विलंबित लिखना है, यानी पहले तीनों अक्षर अगर लघु मिले तब आपको क्या भरना है, उसमें द्रुत विलंबित भरना है। इसकी पहचान तो इससे भी आप कर लेंगे क्योंकि इसके लक्षण में इससे ही स्टार्ट होता है और इससे जब स्टार्ट होता है तो फिर इसी के आधार पर चलेगा। तो द्रुत विलंबित शब्द में भी स्टार्ट में 3 लघु होते हैं और ये इसकी पहचान। 12 वर्ण की जब भी कोई लाइन पूछे तो याद रखो द्रुत विलंबित में स्टार्ट में चिन्ह लगाओ और उस जैसे 3 चिन्ह अगर उसमें मिल रहे हैं तो वो छंद कौन सा कहलाएगा, द्रुत विलंबित कहलाएगा। जैसे मान लो एक लाइन है, जैसे लिखा शीर्षी मालिक, मालिक, मालिक। देखिए 12 वर्ण हो गए और 12 वर्ण के इस छंद में स्टार्ट के तीनों लघु हैं, तो यहीं से पता लग गया कि ये द्रुत विलंबित छंद है। इसके बाद अब हम सभी पे चिन्ह लगाएं और इसके आधार पर देखें। कभी सभी पर चिन्ह लगाना भी पड़ सकता है। कब, जब ये कहा जाए कि द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण कौन सा है निम्न में से और चारों में ही 12-12 अक्षर हो, तब आपको वहाँ हो सकता है कोई उसी में द्रुत विलंबित के छंद में अशुद्ध की लिखा हुआ हो, तो वहाँ हमको इस तरीके से करना है, तब पूरे में भी चिन्ह लगाना पड़ सकता है। तो शीर्षी, अब देखिए मालिक, मालिक और मालिक। अब यहाँ वैसे तो लास्ट में विकल्प गलत मिल रहा है क्योंकि भगण भगण जैसा ही चिन्ह लग गया उसमें, तो लास्ट का विकल्प होता है, इसलिए इसको विकल्प के रूप में हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। अंतिम वर्ण विकल्प में होता है, अगर उसको रस्सु की आवश्यकता है तो रस्सु कर दें छंद में और दीर्घ की आवश्यकता है तो उसको हम दीर्घ कर दें, क्योंकि इसी से पता लग रहा है कि ये द्रुत विलंबित का है, तो द्रुत विलंबित में अंतिम वर्ण क्या होगा, गुरु होगा और उसके आधार पर आपको इस तरीके से उत्तर भरना है। ये हुआ 12 वर्ण का प्रथम छंद द्रुत विलंबित। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा लक्षण है वंशस्थ वृत्तम का। जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तंजरौ। देखिए जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तंजरौ, ये लक्षण है आपका वंशस्थ वृत्तम छंद का। कितना सरल, देखिए नभौ भरौ द्रुत विलंबित होता है, जतौ जरौ वंशस्थ होता है, ये याद रखना है। इसमें नभौ भरौ याद रखना है, इसमें जतौ जरौ याद रखना है। जतौ जरौ किस छंद में आते हैं, वंशस्थम में आते हैं। यहाँ भी 12 वर्ण का छंद और 12 वर्ण के छंद में आपको जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तंजरौ, ये याद रखना है। अब देखिए इसमें है, पहला है जगण, उसके बाद एक तगण, क्योंकि जतौ लिखा है तो जतौ का मतलब एक जगण और एक तगण, और जरौ का मतलब फिर एक जगण और एक रगण। इस तरीके का जो छंद होगा उसको हम वंशस्थ वृत्त कहेंगे। जगण का जो चिन्ह होता है वो जभान, ये जगण है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर 12 वर्ण के छंद में आपको उत्तर भरना है, एक लाइन दी हुई है, तब सिर्फ ये काम करेंगे। अब यहाँ पहले चिन्ह में ये आए थे, अब ये आएंगे, ये वंशस्थ का चिन्ह है। वंशस्थ छंद को जानने के लिए, पहचानने के लिए ये जरूरी है,
जिसमें प्रथम 3 वर्णों पर इस तरह का चिन्ह लगेगा उसको हम वंशस्थ छंद कहेंगे। तो जतऊ तु वंशस्थ मुदीरी तंजरऊ। अब यहाँ देखिए वंशस्थ के रूप में इसमें क्या लगेगा, तो ये अनुस्वार है, गुरु आएगा। संयुक्त अक्षर है, गुरु आएगा। थ में ए है, लघु आएगा, तो ये तगण होगा, जतऊ जरऊ। और उसके बाद फिर है ये ऊ रस्व है, लघु आएगा। ये ई दीर्घ है, गुरु आएगा। ये री रस्व है, लघु आएगा, तो ये वापस जगण। और इसके बाद रगण, ये अनुस्वार दीर्घ, रा जय भा, ये रगण। इसका मतलब ये आपका छंद का जो लक्षण है वो राइट लिखा हुआ है। जब अब कई बार हम ऐसा करते हैं जैसे उदीरितम में दी रस्व लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। उदीरितम में उद उपसर्ग है और ईर धातु से कत प्रत्यय, तो ईर धातु में ई दीर्घ होता है, इसलिए यहाँ ई दीर्घ लिखा जाएगा। तो जतऊ तु वंशस्थम उदीरी तंजरऊ। इस तरीके से हम वंशस्थ व्रत की पहचान कर सकते हैं। अब जब भी कोई बार अक्षर की कोई लाइन आए उसमें पहले 3 ऐसे चिन्ह देखें तो आप द्रुत विलंबित भर दें। इस तरह के 3 चिन्ह दिखाई दें तब आपको क्या भरना है, वंशस्थ व्रत छंद भरना है। और अंतिम छंद है, अब देखिए भुजंग प्रयातम, उसमें भी वो भी 12 वर्ण का छंद। और 12 वर्ण के इस छंद में देखो भुजंग प्रयातम में हमको इस तरीके से करना है। भुजंग प्रयातम का लक्षण है, अब भुजंग प्रयातम ये छंद का नाम हो गया। चतुर्भीर, चतुर्भीर यकारई, देखिए ये इसका लक्षण है। भुजंग प्रयातम चतुर्भीर यकारई, संधि के नियम का पूरा पालन करना पड़ता है छंदों के लक्षण में। जहां जिस तरह की संधि अपेक्षित है वहां वही लिखना होता है। जैसे कहीं विसर्ग का लोप है तो वहां विसर्ग का लोप करना होगा, कहीं विसर्ग की जगह स होता है तो वो करना होगा। विसर्ग के स्थान पर अगर रुत्तु संधि है तो रुत्तु करना होगा, जैसे यहाँ रुत्तु किया गया है। चतुर्भी के पश्चात जो विसर्ग था उसकी जगह रैग लिखा गया। अब देखो भुजंग प्रयातम एक ऐसा छंद जिसमें चारों ही यगण होते हैं। ये एक ऐसा छंद है जिसमें कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि वह कौन सा छंद है जिसमें एक प्रकार के ही गण पाए जाते हैं। तो वो छंद कौन सा है, भुजंग प्रयातम, क्योंकि उसमें चारों ही यगण होते हैं। और चारों ही यगण के रूप में एक ऐसा छंद 12 वर्ण का जिसका नाम भुजंग प्रयातम है। अब यगण में क्या होता है, यमाता, हमेशा यही चिन्ह लगेंगे चारों बार। तो ये माता, देखिए राइट है या गलत, इसका सत्यापन करें आप। तो देखो भू में ऊ रस्व है, इसका मतलब लघु लगेगा। जय के आगे संयुक्त वर्ण है, इसका मतलब यहाँ दीर्घ होगा। फिर गय के पश्चात भी संयुक्त वर्ण है, इसलिए यहाँ भी गुरु होगा। इसके बाद फिर प्रयातम में ए आ रहा है, ये लघु होगा, ये गुरु होगा, और ये अनुस्वार ये भी गुरु होगा। फिर ये लघु होगा, आगे संयुक्त अक्षर गुरु होगा, आगे भी संयुक्त अक्षर गुरु होगा, फिर लघु होगा, फिर गुरु होगा, फिर गुरु होगा। इसका मतलब चारों ही यगण के रूप में लिखे गए। और जब चारों ही यगण हैं 12 वर्ण के छंद में, तब उस छंद का नाम क्या होता है, उसको हम भुजंग प्रयातम के नाम से जानते हैं। तब याद रखो कि भुजंग प्रयातम ये है। अब एक शॉर्ट ट्रिक्स में जो अमूमन आज तक के इतिहास में रीट की एग्जाम में जो प्रश्न आए छंद के कई बार कभी भी, वो सिर्फ यही क्वेश्चन आया कि इस लाइन में कौन सा छंद है। और उसके लिए तो सफिशिएंट ऊपर की तीनों बातें कि 12 वर्ण का जो प्रथम 3 वर्ण है अगर वो इस तरीके से हैं तो द्रुत विलंबित, इस तरीके से हैं तो वंशस्थ, और अगर पहला लघु और अंत में 2 गुरु हैं तो वो कौन सा छंद होगा, वो भुजंग प्रयातम होगा। उसके आधार पर आपको अपना उत्तर भरना है। गण चिन्ह में पूछा जाए तो 12 वर्ण बिल्कुल कितना सरल है, देखिए नभौ भरौ, जतौ जरौ और चतुर्भीर यकारई। इन 6 शब्दों में तीनों छंद आप पढ़ सकते हैं। उसका कोई भी लक्षण आए, कोई भी उदाहरण आए, उसमें आप चिन्ह भर सकते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा है इसका जैसे मान लो ये लिखा है महेश, सुरेश है, परेश है,
परात्मा। एक श्लोक है ऐसा जिसमें ईश्वर के नाम का उल्लेख किया गया, दिनेशो निशेषो युगेशो सिदेव। तो अब देखो यहाँ 12 वर्ण हैं और 12 वर्ण में ये पहला लघु, गुरु और गुरु, यहीं से पता लग गया कि ये भुजंग प्रयातम। और भुजंग प्रयातम के रूप में फिर देखिए वापस ये भी इस तरह से, और यहाँ भी इस तरीके से, और यहाँ भी ये पूरा पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा भी गुरु। इस तरीके से भुजंग प्रयातम छंद के उदाहरण पर आप चिन्ह लगा सकते हैं। कोई उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, केवल लक्षण याद रहना चाहिए। उदाहरण तो कोई भी लाइन आए तब हमको ये निर्णय करना होगा कि ये कौन सा छंद है। पहले वर्ण गिनो, 12 वर्ण आ रहे हैं, ठीक है 12 वर्ण हो गए। अच्छी तरह से गिनना है वर्णों को, कहीं आधे अक्षर को नहीं गिनना है। 12 वर्ण गिन करके फिर आप उनके स्टार्ट 3 पर चिन्ह लगाओ। अगर स्टार्ट 3 पर चिन्ह लगाया और वो इस तरीके से चिन्हों से पता लगा तो वहाँ आप द्रुत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग प्रयातम छंद का उत्तर भर सकते हैं। इस प्रकार हम इन 6 छंदों के उत्तर भर सकते हैं। 8 वर्ण के छंद की पहचान कर लिया आपने अनुष्टुप से, 11 वर्ण के छंद की पहचान कर लिया आपने इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति छंद से, और 12 वर्ण की पहचान कर लिया आपने द्रुत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग प्रयातम छंद के आधार पर। तो इस आधार पर जितने भी ऐसे छंद पाए जाएं आपको जहाँ पर, तो वहाँ आप इस तरीके से चिन्ह लगा करके इन 6 छंदों का प्रयोग कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं, अपने उत्तर को राइट भर सकते हैं। केवल लक्षण याद रखना है, लक्षण में भी गण से संबंधित बात याद रखनी है, क्योंकि इन अभी तक जो पढ़े हमने छंद उनमें कहीं यति का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। यति के प्रश्न 12 वर्ण के बाद वाले जो छंद होते हैं उनमें प्राय पाया जाता है, इसलिए यहाँ इनमें केवल लक्षण याद रखें और उदाहरण के रूप में उन पर चिन्ह लगाना सीखें अच्छी तरह से, और लास्ट में इस शॉर्ट ट्रिक से आप इन छंदों की पहचान करें। धन्यवाद। कल हम वापस फिर इससे आगे वाले छंद पढ़ेंगे।